वहाँ उन्होंने जातिगत भेदभाव देख करके फिर उसका मन उभर गया। उसने कहा कि मैं ये संकल्प लिया था कि भी मैं जाति का जो भेदभाव को है उसको मिटाने का कोशिश करूँगा। गांव-गांव गए, लोगों को समझाया कि कहते हैं कि भी वोट हमारा है और राज्य तुम्हारा, ये नहीं चलेगा कि हमारे जो दलित, पिछड़े और बैकवर्ड क्लासेस जो ये माइनॉरिटीज़ हैं, ये 85% पॉपुलेशन है और मात्र 15% राज कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने समझाया। संविधान में भी हमें कर दिया कि बराबरी का, पर बराबरी का हमारे पास है नहीं। सिर्फ राजनीति में भी एक वोट वो है। बाकी ना रोजगार में हमारा है, ना समाज में कोई हमें पूछता है। अब भी हम 50 में एक संविधान लागू हुआ, उसके बावजूद भी अब दलित समाज को उसकी जाति के आधार पर सम्मान और पोस्ट मिलती है। क्यों एक ऑफिसर की दलित तगमा पता लगते ही उसकी ग्राह्यता, स्वीकार्यता काफूर क्यों हो जाती है, भाव भंगिमा क्यों हो जाती है? जो जी जी आज आप जो शोषित दलित समाज, जिसकी पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, उसको कहाँ खड़ा पाते हैं? कितना बदलाव आया है? अब जो कॉलेजियम सिस्टम है, उस कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा हम आ ही नहीं सकते। मैं तो ये कहता हूँ, इन्होंने जुडिशरी अपॉइंटमेंट एक कमीशन बनाया, वो कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज गठित हो। आपने मायावती जी के साथ काम किया, जो आप बता रहे थे कि जब बाम सेफ की वो कन्वीनर थी फरीदाबाद की, जो कांसीराम के आंदोलन को मायावती जी कितना आगे बढ़ाने में कामयाब रही? कांशीराम जी चाह रहे थे कि जो पॉपुलेशन है 85% रफली, तो वोट तो उनके हाथ में, तो वो उनको समझा रहे थे कि भी जब तक तुम इकट्ठे होकर के सत्ता हाथ में नहीं लोगे, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग इसलिए किया कि एक समाज से आइसोलेटेड होकर के बिल्कुल फ्रंट में आके जूते मार के तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। उनके साथ मिलकर चलना पड़ेगा और अपनी आइडियोलॉजी से उनको प्रेरित करना पड़ेगा। कांशीराम सोचते थे कि जातिवाद इस देश से खत्म हो? बिल्कुल सोचते थे। तो सोचते थे तो कोई फार्मूला उन्होंने जातिवाद को खत्म करने का कभी दिया? कि केवल मात्र रूल बनाने से, नियम बनाने से, एक्ट बनाने से जातीयता खत्म नहीं होगी। हमें हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा कि वो भी हमारे भाई है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। आज हमारे साथ मौजूद हैं रघुवीर सिंह सांबरिया, और रघुवीर सिंह सांबरिया को हमने इसलिए आमंत्रित किया है कि आज कांसीराम का जन्मदिन है। वही कांसीराम जिन्होंने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया, जो दलित, शोषित, पीड़ित थे, उनको एक नई आवाज़ दी। कांसीराम का नाम आज देश और दुनिया, पूरी दुनिया जानती है। आप सभी जानते हैं कि किस तरह उन्होंने बाद में उत्तर प्रदेश की सत्ता बहुजन समाज पार्टी को दिलाने में कामयाबी हासिल की थी, किस तरह मायावती को सत्ता सौंपी थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन ये सब बातें, सत्ता जैसी बातें बिल्कुल गौण हैं। उन्होंने जिस सामाजिक बदलाव के लिए, जिस सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया था, वह उल्लेखनीय है। आज उनके जन्मदिन पर हमने चर्चा के लिए आमंत्रित किया है रघुवीर सिंह सांबरिया को। रघुवीर सिंह सांबरिया गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। अलग अलग विभागों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे। इनको इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि ये बाम सेफ से जुड़े रहे हैं। बाम सेफ से उस समय जुड़े थे जब मायावती फरीदाबाद की कन्वीनर होती थी, ये उस समय सदस्य थे। बाम सेफ से ये क्यों जुड़े, कांसीराम का राष्ट्रीय राजनीति में इन्होंने क्या रोल देखा, कांसीराम के संगठन के साथ कैसे जुड़े और मायावती के कैसे संपर्क में आए, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन विशेष एजेंडा है हमारा कांसीराम और भारतीय राजनीति में किस तरह का बदलाव करने में वो कामयाब रहे। कांसीराम किस तरह एक महान कांसीराम बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा बेशक उनका कद नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितनी पढ़ाई बेशक उन्होंने नहीं की, लेकिन भारतीय राजनीति में जो बदलाव उन्होंने किया, जो क्रांतिकारी बदलाव उन्होंने किया, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, माइनॉरिटी की जो आवाज़ बनकर वह उभरे, ऐसे दुर्लभ अवसर आते हैं। तो कांसीराम के जन्मदिन पर कांसीराम की बात करेंगे रघुवीर सिंह सांबरिया के साथ। सांबरिया जी, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सीधी बात ये करेंगे कि हमको आज कांसीराम का जन्मदिन है, लोगों को हम बताना चाहते हैं कि भाई कांसीराम कौन थे, किस तरह उन्होंने भारत की राजनीति को प्रभावित किया और किस तरह कांसीराम ने राजनीति की शुरुआत की,
कहाँ जन्मे, कैसे वो राजनीति की तरफ उनका रुझान बढ़ा, क्या उनके साथ अन्याय हुआ जिसको लेकर के उन्होंने संगठन बनाना पड़ा, बामसेफ की स्थापना की, बामसेफ से फिर DS4 आया, फिर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। पूरा सिलसिलेवार जानेंगे। सबसे पहले तो आप काशीराम जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। जो काशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़, जिसे अब रूपनगर कहा जाता है, उस डिस्ट्रिक्ट में एक शेड्यूल्ड कास्ट परिवार में पैदा हुए। ये उसके ग्रेजुएशन करने के बाद एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी इन पूना में एक साइंटिस्ट लग गए। अच्छा, इस लेबोरेटरी में? हाँ, वो पूना में लगे। पूना में लगे। वहाँ उन्होंने जातिगत भेदभाव देख करके फिर उसका मन उभर गया। उसने कहा कि भाई ये संकल्प लिया था कि भी मैं जाति का जो भेदभाव को है उसको मिटाने का कोशिश करूँगा। तो पूना में ये कब की बात होगी, जब जॉब कर रहे थे साइंटिस्ट के रूप में? ये जब ये बामसेफ तो पहले चली हुई थी, पर 77 जो मोमेंटम दिया था एक्चुअली तो इन्होंने दिया था 77 में। जी। तो वहाँ से रिजाइन किया, लेकिन उन्होंने साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ दी। तो फिर उन्होंने ये ज्योतिराव फुले और अंबेडकर की जो शिक्षाएं हैं उनको प्रसारित करने के लिए संघर्ष किया। और इन्होंने सबसे पहले जो एम्प्लॉइज थे ना उनको जोड़ा। किसी भी संगठन को चलाने के लिए पैसे की तो आवश्यकता होती है। ठीक है। तो उन्होंने एम्प्लॉइज से जैसा भी वो दे पाए तो एम्प्लॉइज से पैसा लिया। आप इतने भारी भरकम शरीर होते हुए भी साइकिल से यात्राएं की, गांव गए, लोगों को समझाया कि कहते हैं कि भी वोट हमारा है और राज्य तुम्हारा, ये नहीं चलेगा कि हमारे जो दलित, पिछड़े और बैकवर्ड क्लासेस जो ये माइनॉरिटीज़ हैं, ये 85% पॉपुलेशन है और मात्र 15% राज कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने समझाया और इन जातियों को एकीकृत करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया और गांव घूमे, लोगों को इकट्ठा किया। तो मतलब ये मानते थे कि भाई जो आबादी 85% है उनको भूमि का राज में नहीं मिल रही, सत्ता में नहीं मिल रही, तो उनको एक करने के लिए बेड़ा उठाया, उसके लिए संघर्ष। साइकिल से चलते थे। तो उस दौर में जैसे आपका भी संपर्क में आना हुआ बामसेफ के, तो काशीराम जी के बामसेफ की बागडोर संभालने के बाद या काशीराम जी के बामसेफ में आने के बाद आप उससे जुड़े थे? मैं 1977 मार्च जब मैं एज ए एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर फरीदाबाद ज्वाइन किया, तो इन दोनों फरीदाबाद में बामसेफ चल रही थी। तो मायावती जी उनकी डिस्ट्रिक्ट की इंचार्ज होती थी, तो उसमें हम मेंबर बने, उनकी गतिविधियों में भाग लेते थे। जो भी सभाएं होती थी, सिंपोजियम होते थे, हम भाग लेते थे। फिर कभी कभी काशीराम जी को भी बुला लेते थे। एक बार 78 में हमने काशीराम जी को बुलाया। अंबेडकर जयंती पर दशहरा ग्राउंड इतना खचाखच भरा हुआ था। वो फरीदाबाद वो किस्सा बताओ जो 1978 में आपने काशीराम जी को बुलाया। हाँ, मतलब जो वहाँ का फरीदाबाद का वहाँ कई संगठन थे, अब सारों ने इकट्ठा होकर, जैसे डॉक्टर लाल सिंह को जानते हैं आप? जी। तो बल्लभगढ़ रहे, वो थे। एक हरित थे। जी। ये 5-6 संगठनों ने इकट्ठा करके भी हम इस बार काशीराम जी को बुलाते हैं। उसमें जोर का हवा आ गई बहुत है। वो पंडालियों लगे, खुद काशीराम जी उसको लेके पकड़ के बैठ गए। अरे बोले हाँ, बोले ऐसे थोड़ी उड़ने देते हैं, ये उड़ गया तो फिर तुम्हें करोगे क्या? अच्छा, उसको सारे टीम जुटा दी। नेता की बात तो मानते हैं ना पब्लिक। जो मतलब काशीराम के प्रति श्रद्धा थी उस समय। बिल्कुल सब एक परिवार की परवाह ना करते हुए। काशीराम जी को सुनने के लिए जैसे आप बता रहे कि भीड़ उमड़ पड़ी थी, तो भीड़ उमड़ी भी थी, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये रहा होगा कि उनको सुनने का चार्म पैदा हो गया होगा। दलितों को, पिछड़ों को जो आप बता रहे हैं, माइनॉरिटीज को ये समझ में आ रहा होगा, अल्पसंख्यकों को, कि भाई ये तुम्हारी आवाज़ है। ऐसा उनका बन गया था उस समय रुतबा। उस समय तक जब फरीदाबाद आए कुछ बन गए थे वो सांसद वगैरह? सांसद नहीं बने थे। अच्छा, मतलब लीडर बन गए थे। बामसेफ के सोशल रिफॉर्मर कह सकता हूँ, लीडर तो बाद की बात है। फरीदाबाद आए तो एक मैसेज जो उन्होंने, जो आप क्या मैसेज अम्बेडकर जयंती पर उन्होंने ये कहा, बोला हम आज़ाद हुए 47 में, संविधान में भी हमें कर दिया बराबरी का, पर बराबरी का हमारे पास है नहीं। सिर्फ राजनीति में भी एक वोट वो है, बाकी ना रोजगार में हमारा है, ना समाज में कोई हमें पूछता है। अब भी हमें, जैसे अम्बेडकर ने कहा था कि भी मैं बहुत पढ़ लिख करके भी
जब उन्होंने बड़ौदा महाराज के यहाँ नौकरी की एज पर कंडीशन, जी जी। तो उन्होंने कहा कि कास्ट इज द मॉन्स्टर, ये पिशाच है, गो इन एवरी डायरेक्शन इट विल क्रॉस योर रोड। किसी समय में ये वो आपका एक पिशाच मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल यू किल दिस मॉन्स्टर। जो जातिवाद था वो एक पिशाच के रूप में हमेशा किधर से भी जाओ सामने आता था। अब भी हम 50 में एक संविधान लागू हुआ, उसके बावजूद भी अब दलित समाज को उसकी जाति के आधार पर सम्मान और पोस्ट मिलती है। क्यों एक ऑफिसर की दलित तगमा पता लगते ही उसकी ग्राह्यता, स्वीकार्यता काफूर क्यों हो जाती है, भाव भंगिमा क्यों बदल जाती है जो? जी जी। क्यों अब भी हम कास्ट प्रेजुडिस हैं। जी जी जी। वो हम सिर्फ एक राजनीति में कर पाए भाई इनका ये तो देना पड़ेगा, बाकी और है नहीं। मतलब सहज भाव से नहीं लिया जा रहा, नहीं लिया जा रहा, अब भी नहीं लिया जा रहा। तो अभी जैसे हम अब देख रहे हैं तो कांसीराम जी अपने जीवन काल में, अपने जीते जी, कितना बदलाव ला पाए। जो दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग की जो बात करते थे उनको एकजुट करने में कितना कामयाब हुए। उन्होंने, जैसा कि बाबा साहब कहते थे कि राजनीतिक सत्ता की जो चाबी है ना, उसी से सारा सब की चाबी खुलती है। तो उन्होंने कहा भी आप एक पॉलिटिकल ग्रिप कीजिए। तो पॉलिटिकल ग्रिप बनाने के लिए एक संगठन किया उन्होंने DS4 के नाम से। अच्छा, बाद में DS4 उन्हीं का देन है? उन्हीं के दिन 1984 में। DS4 की व्याख्या समझा दीजिए आप। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। अच्छा अच्छा। इसमें ब्राह्मण, बनिया और ये क्षत्रियों को छोड़ के बाकी सब शामिल है जो। ये सबसे पहले जम्मू कश्मीर मतलब जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्वर्ण जातियों को बाहर किया, बाकी सारे बोले भाई DS4 के सदस्य हैं जो। तो इन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन लड़े। अच्छा। फिर कहीं 4% आए, कहीं 2% आए, उनकी कैलकुलेशन एक बहुत गजब की थी। अच्छा। फिर उन्होंने इसको एज ए बहुजन समाज पार्टी बना दिया। बाद में जो DS4 था वो बहुजन समाज पार्टी के रूप में अस्तित्व आ गया। इसके साथ साथ उन्होंने 2 अखबार भी पाक्षिक चलाए, बहुजन संगठक और इंग्लिश में दी ऑप्रेस्ड इंडियन। उसके तहत लोगों में जैसे कभी डेनोंसिएशन डे मना लिया, अंबेडकर जयंती मना ली, जातीयता पे कोई लेख, इस प्रकार से लोगों में एक जागृति, सामाजिक चेतना के लिए काम किया, जागृति के लिए। तो अगर हम आपसे पूछें आज सांबरिया साहब, आप काफ़ी समय तक, लंबे समय तक गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं, कई दफ्तरों में आपका जो सबसे पाला पड़ा है, विभिन्न जाति समुदाय के लोगों से, सामाजिक संगठनों में भी आप जो जाते रहे हैं, कई संगठनों से आप जुड़े हुए हैं। BR अम्बेडकर सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का मैं 5 साल चेयरमैन रहा हूँ। हाँ, मतलब बहुत सारी। आज आप जो शोषित दलित समाज, जिसकी पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, उसको कहाँ खड़ा पाते हैं, कितना बदलाव आया है? देखो जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, जितना बदलाव हम चाहते थे उतना आया नहीं, बल्कि डिग्रेडेशन आ रहा है। ये तो मान के चलते हैं भी ये हमारे, जब तक कि हमें रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं होगा, वी कांट प्रोग्रेस। जी। और वो रिजर्वेशन लागू थी सरकारी में, अब सरकारी जो जॉब्स हैं दिन प्रतिदिन ख़त्म होती जा रही हैं। कहीं भी जा लो, हमारी इवन क्लास 4 की जो है ना, वो रिजर्वेशन पूरी है, क्योंकि उसमें एक स्वीपर शामिल है जो कि उनकी जातिगत एक है, उसको दूसरा आना नहीं चाहता। बाकी किसी पोस्ट में जाओ। फिर एक देखो वैद साहब, नहीं, आप बहुत बड़ी बात तो कह रहे हो। तो मतलब जहाँ स्वीपर है, दूसरी जाति के आना नहीं चाहते, इसलिए वहाँ तो मतलब वो मजबूरी में फिलअप पद हैं। बाकी नए एक क्लास 1 में पूरा है, नए क्लास B में, नए क्लास 3 ये पूरे नहीं है, जो पूरे नहीं है, हरियाणा में ही नहीं है। तो भागीदारी का वो तो BC का भी नहीं है, SC का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है जो। तो अभी जैसे पीछे एक बात हुई थी, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपकी विचारधारा का, ना मैं कांग्रेस की बात करूँगा ना भाजपा की, लेकिन पीछे एक बात आई थी कि जो सेक्रेटरीट में हम जाकर के देखते हैं, सचिवालय स्तर पर IAS की बात देख लें, चाहे IPS की बात देख लें, या जो सचिव स्तर के ऑफिसर हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं, उनमें कह रहे हैं कि 6% भी भागीदारी OBC की नहीं है। ज़्यादातर जो है जनरल जो है, जिसे हम कहते हैं, मैं तो जाति विहीन समाज की बात करता हूँ, मुझे कोई ये इनमें विश्वास नहीं है, लेकिन मेरे कहने से क्या होता है,
मैं तो जो वस्तु स्थिति है जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो अवगत करा रहा हूँ। आपके नोटिस में भी आई होगी, आप अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, क्या स्थिति है आधिकारिक स्तर पर, देखो जी, अधिकारियों के स्तर पर? किसी भी जाति विशेष या फिर हम दलित समाज का कह लेते हैं बैकवर्ड क्लास, 3 चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले एग्जेक्टिव हमारा कब्जा हो, फिर मीडिया पे हो, फिर हो हमारी जुडिशरी में। हम वी आर लेकिन जुडिशरी हमारा रिप्रेजेंटेशन है ही ना मात्र। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 जज हैं, एक गवई है और एक अभी आया वो बालाचंद्रा, बाकी कोई है ही नहीं। ये तो हमारे भ्रूम राष्ट्रपति KR नारायण ने कहा था कि 25% हमारी रिजर्वेशन दलित समाज है, इसको जुडिशरी में रिजर्वेशन होनी चाहिए। फिर प्रतिक्रिया ये बोले राष्ट्रपति एक किसी जाति का नहीं है, ही शुड नॉट अटर्ड दीज वर्ड्स। जी जी, नोट पुट अप हुआ, वो डंप रह गया। अब जो क्लोजियम सिस्टम है, क्लोजियम सिस्टम के द्वारा हम आ ही नहीं सकते। मैं तो ये कहता हूँ, इन्होंने जुडिशरी अपॉइंटमेंट एक कमीशन बनाया, वो कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज गठित हो, जस्ट लाइक जैसे ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है जी। और पैरेलल है हमारे पास स्टेट सर्विसेज, तो उससे जो हायर जाएँ तो वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के जाएँ, वो बननी चाहिए। हाँ, बननी चाहिए, मेरा तो अभिप्राय है। उसमें भी फिर रिजर्वेशन चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसमें रिजर्वेशन हो, जो कैटेगरी हाँ, संविधान में जो हमको दिया हुआ है, जो अधिकार वो हो, जो उसके बाद तभी तो जब देखो जुडिशरी इंटरप्रिटेशन तो जुडिशरी करती है ना। जी जी। आपने मायावती जी के साथ काम किया, जो आप बता रहे थे कि जब बामसेफ की वो कन्वीनर थी फरीदाबाद की, जो कांसीराम के आंदोलन को मायावती जी कितना आगे बढ़ाने में कामयाब रही? देखो, जब मायावती कांसीराम जी के संपर्क में आई, शी वॉज सिंपली टीचर इन दिल्ली जी। शी वॉज एस्पायरिंग फॉर IAS पोस्ट। फिर उन्होंने कहा बोले मैं आपको ऐसी जगह देते हो, आइए सलाम मारेंगे। जी। तो उसको एक समर्पित डिसाइपल की ज़रूरत थी, तो इन्होंने काम किया और कांसीराम जी जो चाहते थे ना वो तक कर नहीं पाए ये। लेकिन मैं बीच में बात काट रहा हूँ, कांसीराम का अपना परिवार था, बच्चे? हाँ, है ना। तो वो उनकी बजाय उन्होंने मायावती को बागडोर दी। हाँ, अपना एक तरह से, वो एक तरह से परिवार तो त्याग सा रखा था वो। अच्छा, एक तरह से हाँ, परिवार का मोह नहीं था, वो संगठन का उद्धार चाहते थे। हाँ, तो मायावती इस मामले में कामयाब थी जो। तो बाद में मायावती उनकी उम्मीदों पर आज कहाँ खड़े पाते हैं आप? जो कांसीराम का जो आंदोलन था, ये बसपा का जो लेवल लगागी ना जी। अब इसकी बहुत ज़रूरत थी पार्लियामेंट में, अब बैठी बाहर। तो मैं कहता हूँ उनकी जो इन्होंने एक आशा की थी वो आशा पूरी तरह से कर ना। अब तो ये कहते हैं कि वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। ये तो देखो पॉलिटिकल मैं कह नहीं सकता। ठीक है जो। तो बाकी मैं कहता हूँ कि अब पार्लियामेंट में SC/BC का एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, वो अभाव है। शी शुड हैव कम थ्रू राज्यसभा आ सकती है, इतना तो पहले था ही इसका जी, पर नहीं, चुप बैठी। लेकिन अब जैसे अनुसूचित जातियों की हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद रावण वो भी आ गए, सांसद हैं। मायावती का जो वोट बैंक है ना, उसी को अपना कैप्चर के दोनों की होड़ है। मतलब आपको अब ये नहीं लगता कि जो अनुसूचित जाति के, दलित के, पिछड़ा वर्ग के संगठन है, ये जो आप 85% बता रहे हो, ये आपस में ही कोई 5%, कोई 10%, कोई 3%, ये तो ऊपर से पॉलिसी है। अब ये जो अठावले है उसको पटा लिया, इसको पासवान वाले को पटा लिया, जबकि पासवान भी उसी उसमें इन्फ्लुएंस में था। जी। मतलब ये है कि जो बाद में फिर ये सब सत्ता लोलुप्त हो गए, तो अभी इस समय आंदोलन नहीं है जो सही दिशा में नहीं है। मेरे अनुसार तो सही दिशा में है नहीं। तो कांसीराम से जुड़ी कुछ बातें जो आपको याद हो, कभी उनको सुना हो, उनके पास मिलना हुआ हो, उनके भाषण फरीदाबाद में तो सुने, कांसीराम जी को, तो उनकी जो नजर थी वो क्या चाह रहे थे सामाजिक समरसता को लेकर के? कांसीराम जी चाह रहे थे कि जो पॉपुलेशन है 85% रफली, तो वोट तो उनके हाथ में है। तो वो उनको समझा रहे थे कि भाई जब तक तुम इकट्ठे होकर के सत्ता हाथ में नहीं लोगे तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तो ये समाज उत्थान के लिए वो उन्होंने काम किया, एकीकृत किया और शोषण के खिलाफ आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया।
ये इस आंदोलन को जो उन्होंने कहा कि जब तक संगठित रहिएगा आप किसी भी एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट आप लड़ नहीं सकते। तो चाहे बाम सेफ रहा शुरू में, बाद में चाहे DS4 रहा, तो पैसे की व्यवस्था उन्होंने कैसे की थी? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे साइकिल से चलते थे आप। हाँ बिल्कुल, साइकिल से बिल्कुल। और उनके कपड़े भी कई बार इस स्थिति में रहते थे। मुझे अभी कई कई दिन तक घर से बाहर रहते, कपड़े नहीं धुल पाते, कोई बता रहे थे नई बनियान खरीदने की स्थिति में नहीं रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक तरह से साधु की तरह से चले हैं। तो उस परिस्थिति में पैसे का जो संगठन चलाने के लिए तो पैसा शुरू में उनका संगठन के बाम सेव के थ्रू पैसा है, ठीक है। फिर उन्होंने DS4 बनाया, बसपा बनने के बाद फिर इन्होंने पहली बार इसमें यूपी में मायावती को बीजेपी के सहयोग से ये बनी। एक सांबरिया जी, जैसे हम बात करते हैं आपकी बातों से जो निकल करके आया, बसपा एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जो सत्ता ली, वहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी, लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जो शुरुआत में उन्होंने नारा दिया था, ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ नाम कुछ ऐसा था, इनको मारो जूते चार, जो इस तरह के, बाद में उस नारे को बदल करके ब्राह्मणों का साथ लेकर के सोशल इंजीनियरिंग किया। ये जो बदलाव आया तो ब्राह्मणत्व को आगे किया, ब्राह्मणों को आगे किया, ब्राह्मणों के सहयोग से सत्ता ली। ये परिवर्तन कैसे आ गया? जो दलित आंदोलन जिसको आप कह रहे हो, उसमें बदलाव कैसे आया? इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग इसलिए किया कि एक समाज से आइसोलेटेड होकर के बिल्कुल फ्रंट में आके जूते मार के तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, उनके साथ मिलकर चलना पड़ेगा और अपनी आइडियोलॉजी से उनको प्रेरित करना पड़ेगा, जैसी मोटिवेशनल अप्रोच। तो ये उन्होंने अपनाया। मतलब एक तरह से जो है उन्होंने थोड़ा सा विचारधारा में यूटर्न आते रहे, मतलब जो आइडियोलॉजी थी उसको जो बदला बसपा ने बाद में। बाकी उन काशीराम जी की सपोर्ट नहीं थी इसमें, वो तो बेचारे हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, वो बोल नहीं सकते थे। अच्छा, उस समय जो ये आया, ये जो इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की, तो वो तो उस टाइम बीमार थे, हॉस्पिटलाइज्ड थे। जब ये दलित पिछड़े ये इकट्ठे हो रहे हैं तो VP सिंह ने देखा कि भी इसके मंडल कमीशन लागू करो ताकि इनको आप प्रेरित करो। जी जी जी, ऐसा। अच्छा, हम अब देखते हैं जैसे जातिवाद एक बुराई है, बिल्कुल है, जातीय संकीर्णता की बात करते हैं हम, तो जातिवाद को खत्म करने का कांशीराम सोचते थे कि जातिवाद इस देश से खत्म हो? बिल्कुल सोचते थे। तो सोचते थे तो कोई फार्मूला उन्होंने जातिवाद को खत्म करने का कभी दिया? उन्होंने कहा कि भी एक इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दो, जी, हर जाति में बैठो, जाकर के उनसे पूछो, उनका मिशन से जुड़ो कि भी उसमें क्या कहना चाहते हैं, अंदर जाओगे तो पता लगेगा ना भी वो क्या कर रहे हैं। तो आपको एक चीज देखी कि अब भी स्वर्ण के यहाँ अगर किसी अनुसूचित जाति की बेटी चली जाएगी तब तो उसको थोड़ा बहुत एक्सेप्ट भी कर लेंगे, अगर अनुसूचित जाति का बेटा है और स्वर्ण की बेटी है तो वो शादी की शायद एक्सेप्टेबिलिटी अभी भी नहीं है। जो हृदय परिवर्तन चाहिए, हृदय परिवर्तन नहीं है ना, नहीं है। तो मैं अभी दिल से नहीं चाह रहे। तो मेरा सवाल ये है, अंतर जातीय विवाह को लेकर के कितना बदलाव आया? जो आप कांशीराम जी की बात कर रहे हैं, कहाँ तक स्थिति बदली है? थोड़ा बहुत कहीं बदलाव नजर आया है कि स्थिति वहीं की वहीं अटकी? थोड़ा बहुत बदलाव है। अच्छा, उसमें ये है कि यदि बहुत अच्छी पोस्ट पे है दलित की लड़की तो दूसरी जाति का ले लेगा, ठीक है। ये एक अनपढ़ है, उसको नहीं लेना चाहेगा। इसमें फिर एक स्टेटस का फर्क हो, स्टेटस का आ गया। जी जी, मे बी वो स्टेटस की वजह से, पर उसका ये तो हुआ कि भी हमारी बच्ची उनकी यहाँ गई तो सही, कम से कम बैठने तो दिया, वहाँ अपने वहाँ आदर दिया, अपने परिवार के सदस्य बनाया। सुधार हुआ, थोड़ा सुधार हुआ, इतना सुधार हुआ है। अभी बेटे जो अभी जो किसी की बेटी है स्वर्ण की, वो अनुसूचित जाति परिवारों तक नहीं आ रही, अभी वो देना ही नहीं चाहते। यदि आपका IAS होगा दे देंगे फटाफट। मतलब कुल मिलाकर के ये स्टेटस की भी, स्टेटस एक गरीब जो ये बात ले मैंने उसको कोई देना नहीं चाहता। और जहाँ तो मतलब कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात ये एजुकेशन की है, और अनुसूचित जाति के लोग परिवार जब पढ़ेंगे तो शायद सामाजिक बदलाव की कुछ उम्मीद की जा सकती है। ये पर सबसे पहले अपने हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। ये तो JS वर्मा जो चीफ जस्टिस होते थे, उन्होंने कि केवल मात्र रूल बनाने से, नियम बनाने से, एक्ट बनाने से जातीयता खत्म नहीं होगी, हमें हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा कि वो भी हमारे भाई हैं, तभी जाति तब स्वीकार हो।
तब स्वीकार्यता बढ़ेगी हाँ, समाज बढ़ेगी। में जो। अब देखो आप एजुकेशन ले लीजिए, एजुकेशन से भी नहीं, जब वो अम्बेडकर का देख लीजिए, वे उन दिनों उनसे बड़ी तो ज़्यादा उपलब्धि की थी नहीं एजुकेशन में। जी जी। उसके बावजूद भी उसी बड़ौदा महाराजा के यहाँ जिससे स्कॉलरशिप जो बाहर गए, तो वहाँ लगे तो उनको दूर से फेंक के फाइल रखी जाती थी, तो फिर रोए थे, बोले कास्ट ऐसा पिशाच है को किसी भी चौराहे पे जाओ ये आपको मिलेगा। दोस्तों, आपने रघुवीर सिंह सांबरिया की बातें सुनी। इन्होंने कांसीराम से जुड़े, मायावती से जुड़े संस्मरण बताए हैं। आज हमने कांसीराम को लेकर के इनसे बात की है। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उनकी पहचान के लिए, उनकी उन्नति के लिए काफ़ी काम किया। उन्हीं की देन है जिसके चलते आज बहुजन समाज पार्टी इस लेवल की, इस ऊंचाई तक पहुंची हुई है। यह ठीक है कि राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन आज भी बहुजन समाज पार्टी भारत में एक ताकत है और उस ताकत के पीछे निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांसीराम का हाथ है। तो आज उनके जन्म जयंती पर हम भी उन्हें नमन करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।